प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है आप लोगों का प्रिय विद्यार्थियों। और बहुत ही ज्यादा जो है आप लोग इस पर अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कक्षा 12 के विद्यार्थी जो कि समाज शास्त्र को लिए हैं, ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, टोटल जो है 200 प्रश्नों की श्रृंखला जो है डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। यानी समाज शास्त्र का टोटल 200 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि 5 भाग जो है आप लोगों को ऑलरेडी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। बढ़ते हम लोग अब छठवें भाग की ओर। और देखिए पार्ट 6 में जो है टोटल 20 प्रश्न, यानी 101 से लेकर 120 प्रश्नों की श्रृंखला जो होगी आप लोगों का, वो शामिल होगा पार्ट 6 में। तो चलिए समाज शास्त्र के इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर चल करते हैं स्टार्ट। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर। द चैलेंज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, द चैलेंज ऑफ द चैलेंज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं की चुनौती। सांस्कृतिक भिन्नताओं की चुनौती कौन कौन सी है, ये इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए टोटल जो हम लोग का है, टोटल 200 प्रश्नों की श्रृंखला है प्रिय विद्यार्थियों। यदि आप लोगों ने 100 प्रश्नों को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। पार्ट 5 जो आप लोग को प्रोवाइड कराया जा चुका है, पहले उसे जरूर देखिएगा। और बढ़ते हम लोग सेशन को लेकर आगे यहाँ पर 101 प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। सांस्कृतिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? देखिए सांस्कृतिक भिन्नता का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो भारत हम लोग का वर्ष देश है, वो विविधता वाला देश है नहीं, ठीक है। यानी धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, परंपरागत विविधता जो हो गई, रीति रिवाज की बात हो गई, तो सभी का जो है ये अलग अलग तरीकों से क्या है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसका मतलब हो गया कि सांस्कृतिक भिन्नता का मतलब क्या होता है। सांस्कृतिक भिन्नता से तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न धर्मों से होता है, विभिन्न धर्म से होता है, विभिन्न भाषाओं से होता है, विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं बनी गई हैं, और साथ ही साथ रीति रिवाजों का सह अस्तित्व। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यदि हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, जैन हैं, ठीक है ना, पारसी हैं, यहूदी हैं ना, तो ये जितने भी हैं आप लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म के हो गए, तो सभी लोगों की कुछ अपनी एक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं के बेस पर वो अपना काम करते हैं। भाषाओं के बारे में अगर बात किया जाए, देखें राज्य स्तरीय भाषा देखते हैं हम लोग की तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, मराठी ना, संस्कृत। तो ऐसे तमाम भाषाएं भी जो होती हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। जैसे तमिलनाडु में जब जाएंगे तो वहां पर तमिल भाषा को देखिए वरीयता दी जाती है, तो लोग वहां पर जो है मुख्य रूप से उस पर काम करते हैं। जब पश्चिम बंगाल में आप जाते हैं तो वहाँ बांग्ला भाषा को जो है विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। तो भाषाओं का अलग अलग देखिए, सांस्कृतिक भिन्नता का मतलब होता है कि विभिन्न धर्म, संप्रदाय, भाषा, परंपरा और रीति रिवाजों का जो अस्तित्व का होना, वही होता है सांस्कृतिक भिन्नता। 102 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? सांस्कृतिक भिन्नताओं का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? देखिए सांस्कृतिक भिन्नता ने भारत में विविधता और समृद्धि को बढ़ावा दिया है। देखिए विविधता, अनेकता में एकता की बात होती है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर भारतवर्ष भूमि की विशेषता रही है, यानी विविधता और समृद्धि को बढ़ावा दिया है। लेकिन इसके कारण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों के संघर्ष और भेदभाव भी देखने को मिलते हैं। देखिए सांस्कृतिक भिन्नता के तौर पर जो होता है, कभी कभी पक्षपात भी देखने को मिलता है, तो ये भेदभाव भी होता है, जातिगत, धार्मिक या और भी जो है भाषाईगत वो देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। बढ़ते 103 प्रश्नों की ओर। देखिए 130वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, सांस्कृतिक संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है? देखिए सांस्कृतिक जो संघर्ष होता है वो क्यों होता है? धर्म हो गया, भाषा हो गया, और क्षेत्रीय पहचान के प्रति अत्यधिक लगाव। देखिए सांस्कृतिक संघर्ष का प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाता है कि कोई तमिलनाडु से है तो कोई तमिल भाषा पर विशेष महत्व दे रहा है, तो अब यहाँ पर उसको हम लोग कंपलसरी बनाते हैं कि नहीं, आपका जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम में, या आपकी शिक्षा जो है वो हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराई जाएगी, दी जाएगी। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, उनको अत्यधिक जो होता है सांस्कृतिक संघर्ष उनके अंदर उत्पन्न करने का काम करता है। देखिए जो मातृत्व भाषा होती है, यानी किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी समुदाय की, किसी भी क्षेत्र की जो मातृभाषा होती है, यदि उस मातृभाषा में अगर व्यक्ति को विशेष प्रकार से ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियों को पा सकता है। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण देखिए तथ्य है। धर्म, भाषा, क्षेत्रीय पहचान के प्रति अत्यधिक लगाव का होना जो होता है, वो सांस्कृतिक संघर्ष के प्रमुख कारण के रूप में उभर कर सामने आता है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही जानदार सेशन चल रहा है, फटाफट क्लासमेट में अपने शेयर भी करते चलिए, खुद भी लाभ उठाइए इससे और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, वो इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, आप धीरे धीरे आप सभी लोगों के नियर, प्री बोर्ड आपके सर पर है, प्री बोर्ड जल्द से जल्द होने वाला है। आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, यदि आप लापरवाही करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो इसका हर्जाना भी जो है आपको भरना पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो समय निकाल कर जो है 1 से 2 घंटे 3 घंटे जो है स्टडी जरूर कीजिए, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ पहले से कि जब जागो तभी सवेरा, हम सवेरा, तो अब जाग जाइए कम से कम, नहीं तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधता का समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव है? देखिए सांस्कृतिक विविधता का समाज पर देखा जाए, सकारात्मक प्रकार का देखा जाए तो यह समाज को जो होता है वो समृद्ध बनाता है, ठीक है ना, समृद्ध बनाती है और सह अस्तित्व और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। जो सांस्कृतिक विविधता होती है तो वो भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। इतनी विविधता को रखते हुए भी, इतने संयोग को रखते हुए भी अगर भारतवर्ष हमारा देश जो है वो आगे की ओर अग्रसर है, तो ये बहुत बड़े संयोग की बात है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को सुलझाने के उपाय क्या है? देखिए सांस्कृतिक भिन्नताओं को सुलझाने के बहुत सारे उपाय हैं। भाई शिक्षा की व्यवस्था कीजिए आप, ठीक है, तो उससे सांस्कृतिक भिन्नता सुलझेगी। संवाद हो, वाद विवाद हो, संवाद हो, एक दूसरे से वार्तालाप हो, यानी उस भाषा को भी महत्व दिया जाए, उस धर्म को भी महत्व दिया जाए, उस क्षेत्र को भी महत्व दिया जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब वाद विवाद होता है, संवाद होता है, तो सांस्कृतिक भिन्नता को सुलझाने के महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें शिक्षा भी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है, और शिक्षा तो सही रहेगी, सभी चीजों का जो जड़ है वो शिक्षा ही है, बिना शिक्षा के पॉसिबल नहीं है चीजें। संवैधानिक प्रावधान, चाहे देखिए भौतिक की बात करें हम लोग, चाहे आध्यात्मिक की बात करें, तो शिक्षा के अंतर्गत सभी बातें होती हैं। संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक भिन्नताओं को सुलझाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से जो होता है वो सांस्कृतिक भिन्नताओं को सुलझाया जाता है। ये आपका प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी क्या होता है? ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास क्या है? ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। कंटिन्यूएशन, है ना, कंटिन्यूएशन क्या है? चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, ये देखिए चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर चैप्टर भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ विद्यार्थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का डिस्कशन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये पता चल जा रहा है आप लोग को कहाँ से अति लघु उठाया गया है, यानी ये इंपॉर्टेंट जो अति लघु है वो आपका कहाँ से लिया गया है। भारतीय ग्रामीण समाज में शिक्षा का क्या महत्व है? भारतीय ग्रामीण समाज में शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए शिक्षा ने ग्रामीण समाज में देखा जाए तो जागरूकता पैदा की विद्यार्थियों, सामाजिक सुधार जो है वो गांव में भी अब देखने को मिल रहा है, और रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए गए हैं। अब देखा जाए तो शहरों से ज्यादा विकास जो है प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत विकास देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि शहरों में वैसे वैसे मकान नहीं बने जैसे मकान इस समय जो है ग्रामीण समाज में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? शिक्षा है, जागरूकता है, सामाजिक सुधार देखा गया, रोजगार देखा गया, व्यवस्थाएं देखी गई, तो लोग एक्टिव हो रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। 107 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? देखिए 107 प्रश्न क्या है? मनरेगा का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? मनरेगा जो है विद्यार्थी उनका ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों, मनरेगा से जो है बहुत ज्यादा ये देखा जाए तो एक ग्रामीण विकास के लिए साथ ही साथ जो होता है वहां के प्रति व्यक्तियों, मतलब विशेष रूप से जो मनरेगा में काम करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा ये लाभ उपलब्ध कराता है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक पहल बनाई गई मनरेगा की, ये कहीं ना कहीं से इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है। मनरेगा ने क्या किया? रोजगार के अवसर बढ़ाए, मैंने पहले ही बताया। देखिए आप लोग इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है ग्रामीण के क्षेत्र जो खेती बाड़ी करने में ही केवल संलग्न होते, लेकिन उन्हें भी पता चला कि हाँ मजदूरी क्या होता है, या मिस्त्री लेबर या और तरह तरह के जो काम है वो कैसे किए जा सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता लाई गई, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आर्थिक स्थिरता को लाने का मतलब है कि जब मनरेगा के काम होते हैं गांव में विद्यार्थियों, तो गांव में आर्थिक उन्नति भी देखने को मिला, यानी काम ये होना ही है, रोजगार के अवसर ये उपलब्ध कराया ही जा रहा है, तो ग्रामीण विकास के लिए काम नियमित कराया ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा और जिससे आर्थिक स्थिरता अच्छे से बनी रहेगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट शेयर नहीं करते प्रिय विद्यार्थियों आप लोग, और आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गंदी चीज आप लोग कर रहे हैं कि जो आप लोग एकदम
पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो हैं लोगों की बात करें हम लोग, जो बहुत लोग परेशान हैं अच्छे लोग, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की बात किया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने वाले, एक से एक लोग योद्धा हैं, धरती वीडियो सिखाई नहीं है, लेकिन सभी लोगों की ये शिकायत है कि आप सभी लोग एकदम स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को लग रहा है बहुत सारा समय है, ये कब एक दो महीने बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आप लोगों का, और आपका जब सर पर एग्जाम आता है तब आप लोग इरिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, उस समय आपको जो है शिक्षक के कंधे की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, और आप एकदम परेशान और हताश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ विद्यार्थियों की अपने स्टडी नियमित रूप से जारी रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तकनीकी विकास का क्या प्रभाव है? जाहिर सी बात है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो है तकनीकी विकास का अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। आज देख रहे हैं कृषि क्षेत्र जो है, कृषि बड़े बड़े कृषि क्षेत्रों को जो है पलक झपकते ही जो है वो उनकी बुआई हो जा रही है, कटाई हो जा रही है, जुताई हो जा रही है। टेक्नोलॉजियों को देख रहे हैं, अब लोग खेतों में काटना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ग्रामीण समाज में भी देखा जाए तो एक तरीके से जो है मजदूर अब स्मार्ट हो गए हैं ना। लोग पहले की तरह वो खत्म हो गया कहानी कि लोग बैलों को लेकर दिन भर जोतने वाला काम करते थे, दो दो दिन वो जोतते ही थे, पांच पांच दिन का काम। अब क्या है, दस दस दिन में जो खेत जुताता था, आज वो क्या है 2 से 4 घंटे में वो खेत पूरा कंप्लीट हो जा रहा है ना। 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो ये सब तकनीकी विकास का ही नतीजा है, ठीक है ना। तो कृषि उत्पादन को भी बढ़ाया है, देखिए आप लोग हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे फसलों का उत्पादकता जो है बड़ी बड़े पैमाने पर, फसल का देखा जाए तो हरित क्रांति आई, तो वो भी देखिए उत्पादकता में, यानी तकनीकी विकास जो है वो कहीं ना कहीं से जो है कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक भी बनाया गया। अब ग्रामीण जीवन में देखिए, अब गांव में भी अगर लाइट नहीं रहती है तो लोगों को लाइट का महत्व समझ में आता है। एक समय ऐसा नहीं था कि जब ग्रामीण के लोग थे तो उनको लाइट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज गांव में भी लाइट वगैरह हो गया तो लोग लाइट की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं ना, मोबाइल की बात कर रहे हैं लोग। तो ऐसे तमाम चीजें जो है वो ग्रामीण जीवन में भी, ग्रामीण जीवन को भी वो प्रभावित किए हुए हैं, ठीक है ना। तो तकनीकी विकास का निश्चित तौर पर जो है वो इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता, ये सभी लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण रूप से अपना कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं हम लोग 100 प्रश्न संख्या 109 की ओर। प्रश्न संख्या 109 में जब हम लोग बढ़ते हैं तो सहकारी समितियों का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव है? सहकारी समितियों का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव है? सहकारी समितियों का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव है? सहकारी समितियां जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो किसानों को वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराती हैं। देखिए, किसान जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो कृषि पर आधारित जो किसान है, तो एक तरीके से उनका जो काम होता है वो भी देखा जाए तो एक तरीके से जुए का काम होता है। जैसे फसल को लगाया गया तो फसल 4 महीने में बर्बाद प्राप्त होगा कि 4 महीने के बाद बर्बाद हो जाएगा, ये प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है ना, मौसम पर निर्भर है, परमेश्वर के हाथों में अधीन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो जो है वो अधीन रहता है ना। गेहूं कोई बो दिया, धान बो दिया, जो भी चीजें रहती हैं, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो पूंजी बना दी जाती है, लेकिन वो कब तक तैयार होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, कहीं ओलावृष्टि न पड़ जाए, बारिश बहुत ज्यादा ना हो, जिस समय बारिश की जरूरत नहीं उस समय बारिश हो जाए, यानी फसलों की उत्पादकता जो ज्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाए, ठीक है ना। तो सहकारी समितियां बनाई गई हैं इसके लिए, ताकि जो है वो किसानों को वित्तीय सहायता मिल सके उससे, और उनके लिए उपलब्ध कराती हैं। जैसे उनका जब व्यवस्थाएं तैयार हो जाती हैं, जैसे कहा गया कि फसल तैयार हो गया, गेहूं तैयार हो गया, तो अब उसके लिए एक बाजार चाहिए, जहां पर सहकारी समितियां ये जो बाजार को बनाती हैं, जहां पर वो अपने न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य को जो है डिसाइड करते हैं और चीजों को बेचने का कार्य करते हैं। 110 प्रश्न देखिए, क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, समाज शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। महिलाएं अब शिक्षा, रोजगार और पंचायतों में नेतृत्व के माध्यम से जो है सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो अब देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए, या पंचायत हो गया, किसी भी चुनाव में देखते हैं कि आजकल महिलाएं भी जो है वो चुनाव में उठती हैं। पार्षदी चुनाव हो गया, ग्रामीण में ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया, जिला परिषद का चुनाव हो गया, तो जितनी भी पंचायत, अगर ग्राम पंचायतों में देख रहे हैं हम लोग कि अब महिलाएं जो है बड़े सशक्त भाव से जो है वो आगे आ रही है। यानी ग्रामीण समाज में भी देखा जाए तो महिलाओं का जो पद है, भूमिका है, वो ऊपर उठाया गया है ना, लाया गया है। तो ये चीज देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले देख लीजिए चैप्टर आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज ना, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है ना। 111 प्रश्न है आप लोग का, 111 111,
जैसे ट्रिपल आर आप मूवी देखे थे। वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण ने क्या किया है? विद्यार्थियों की भारतीय संस्कृति में जो है पश्चिमी प्रभाव को बढ़ाया है। वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति में पश्चिमी प्रभाव को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही भारतीय परंपराओं को विश्व स्तर पर लोकप्रिय भी किया है। देखिए भारतीय परंपराओं की बात करें हम लोग तो देख रहे हैं आज के समय में जो है रसिया वगैरह में आप देख लीजिए, रसिया के जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, तो वहां पर देखते हैं हम लोग कितना ज्यादा वो भारतीय परंपराओं से कितना ज्यादा वो प्रेरित हुई हैं। यानी पश्चिमी देशों में भी देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को लेकर कितना ज्यादा वो जो है प्रभाव देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जैसे हम लोग पश्चिमी प्रभावों से हम लोग प्रभावित हुए हैं, तो उसी प्रकार से जो विदेशी लोग हैं यानी पश्चिमी देशों के लोग हैं वो भी हमारी परंपराओं से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 112 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, ये करते हुए चलिए आप लोग। वैश्वीकरण ने भारतीय युवाओं के जीवन शैली को कैसे बदला है? देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व का एकीकरण, ठीक है ना। तो एकीकरण हो गया अगर, तो भारतीय युवा अब तकनीकी जो संचालित व्यवस्थाएं होती हैं, जो उपभोक्तावादी जो व्यवस्थाएं होती हैं और आधुनिक विचारों को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जो भारतीय युवा हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो उनकी जीवन शैली में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिला है। वैश्वीकरण का ही देन सब कुछ है, ठीक है ना। तकनीकी पर वो भी बेस्ड हो गए हैं, उपभोक्तावादी भी हो चुके हैं और आधुनिक विचारों को अपनाते हुए जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 113वां प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण ने रोजगार के अवसरों को कैसे प्रभावित किया है? तो देखिए वैश्वीकरण ने रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया है प्रिय विद्यार्थियों। वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से क्या होता है, रोजगार के नए अवसर मिले हैं लोगों को, ये इससे हम लोग नकार नहीं सकते। लेकिन अस्थायी नौकरियों का चलन भी बढ़ा है। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो जब तक काम लोग रहता है, जरूरत रहती है लोगों को, तो उसमें रहते हैं लोग, काम करते हैं। फिर अस्थायी नौकरियों का चलन भी देखने का मुख्य रूप से जो है ये देखा गया है, ठीक है ना। ये आपका 113वां प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मिल सकता है आप लोग को प्रिय विद्यार्थियों। आप लोग को उसके लिए जो है डीजे से चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहां पर जब आप आएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आप लोग को ये पीडीएफ वगैरह इसका उपलब्ध करा के मिल सकता है आप लोग को। ये टोटल जो है वो 49 पेज का ये पूरा का पूरा है आप लोगों का, ठीक है ना। इस समय हम लोग 29 पेज पर हैं, यानी 49 पन्ने का ये पूरा सेशन है, जिसमें कि आप लोग 29वें पेज पर इस समय हैं। आर्थिक उदारीकरण का वैश्वीकरण में क्या योगदान है? आर्थिक उदारीकरण का वैश्वीकरण में क्या योगदान है? देखिए आदि आर्थिक उदारीकरण ने देखा जाए तो विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया मुख्य रूप से। तो आर्थिक उदारीकरण लाया ही इसीलिए गया ताकि विदेशी निवेश को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जा सके और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके, ठीक है ना। जिससे जो है विदेशी कंपनियां जो है ये जो है वो और एक्टिव हों और वो जो है हमारे यहाँ निवेश करें या हमारे यहाँ आए, वो अपने और व्यवस्थाओं को जो यहाँ पर लगाएं वो, जिससे कि यहाँ पर जो है रोजगार बढ़े और लोगों का मतलब जो है जो डेवलपमेंट है वो और बड़े पैमाने पर दिखे, ठीक है ना। जो विकासशील से हम लोग विकसित की ओर अग्रसर हो सके, ठीक है ना। 115वां देखिए प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण के कारण कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं? देखिए जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण अगर भाई कोई चीज अगर अच्छी होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव है, तो थोड़ा नकारात्मक भी देखने को मिलता है। तो चुनौतियां भी कुछ हैं वैश्वीकरण के सामने। जैसे देखा जाए तो असमानता, भाई अलग अलग पश्चिमी है, पूर्वी देश के लोग हैं, पश्चिमी देश के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन है, तो बहुत सारी संस्कृतियां अलग अलग असमानता है, उससे वैश्वीकरण प्रभावित होता है। वो उससे पार पाना भी एक कठिन चैलेंज है। और सांस्कृतिक अपक्षय भी होता है। देखिए यहाँ पर जैसे पश्चिमी सभ्यताओं को हम लोग ले रहे हैं, तो हमारी जो परंपरा प्राचीन परंपराएं हैं यानी पूर्वी लोगों की, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की और हम लोग पश्चिमी जो सभ्यता है उसका कॉपी कर रहे हैं और वो लोग हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, सांस्कृतिक अपक्षय भी हो रहा है और छोटे व्यवसायों पर बड़ा उद्योग का दबाव भी देखने को मिलता है। यानी छोटे व्यवसायों पर जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो बड़ा उद्योग जो है वो हावी है। तो ये भी कहीं ना कहीं से चुनौतियों का ही एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, जनसंचार और सूचना, ठीक है। तो 116वां देखिए प्रश्न क्या है? जनसंचार के साधनों में सोशल मीडिया का क्या महत्व है? देखिए ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न है। सोशल मीडिया ने संवाद को तेज किया है और सुलभ भी बनाया। नहीं, सोशल मीडिया ने क्या किया है, संवाद को तेज किया है और बहुत ही सुलभ बना दिया, जिसके माध्यम से लोग आसानी से जो है एक दूसरे से अपने वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है और लोगों को अपनी बात रखने का मंच भी प्रदान
किया गया है। जैसे देखिए मैं आप लोग को जो है समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो है मोस्टली पॉइंट ये सेशन उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक मंच मुझे मिला है, मैं भी आप लोगों के समक्ष जो है वो चीजें जो है मोस्टली पॉइंट मैं आप लोग को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों का बोर्ड एग्जामिनेशन भला हो सके, आप लोग बेहतर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 117 यानी 117 प्रश्न की ओर। जनसंचार के माध्यम से शिक्षा का प्रचार कैसे किया जा सकता है। देखिए जनसंचार के माध्यम से देखा जाए तो शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी जनसंचार के माध्यम से अगर देखा जाए तो शिक्षा का प्रचार तो शैक्षिक कार्यक्रम को आप रखिए। ऑनलाइन कक्षाएं देखिए आप लोग की, जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन कक्षाओं का कितने जबरदस्त तरीके से क्रेज बढ़ा, इसको आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और वो ऐसा क्रेज बढ़ा कि अभी भी लोगों के पास वो अभी भी लोगों के ऊपर जो है वो ऑनलाइन कक्षाओं का क्रेज जो है वो जारी है। यानी मैक्सिमम जगहों पर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंचे, तो ऑफलाइन पर नहीं है, वो ऑनलाइन पर ही डटे हुए। जैसे आज देखिए हम लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोगों को कक्षाएं जो है उपलब्ध करा पा रहे हैं। कोई मतलब यूपी के सभी जिलों से लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई अदर स्टेट से ही बच्चे आते हैं इसमें। तो झारखंड, बिहार हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र बोर्ड हो गया आपका, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया ना, छत्तीसगढ़। तो ये तमाम जो विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी इसमें, कई ऐसे जो स्टेट है वहां से वो बच्चे देख रहे हैं। यानी ऑनलाइन कक्षाएं मिल रही है, उनको टॉपिक मिल रहा है। राजस्थान बोर्ड के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको जब वो कंटेंट पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो ये बढ़िया चीज है। वो अपने सिलेबस को मैच कराते हैं, जब मिलता है तो स्टडी करते हैं। देखिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं तो विद्यार्थी इस तरीके से जो है जनसंचार के माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार बेहतर तरीके से किया जा सकता है। 118वां प्रश्न देखिए, जनसंचार और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है। देखिए जनसंचार और लोकतंत्र के बीच, देखिए जनसंचार क्या करता है प्रिय विद्यार्थी, लोकतंत्र में जो है पारदर्शिता और जागरूकता को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। जो जनसंचार होता है वह लोकतंत्र को देखा जाए तो एक तरीके से और भी ज्यादा पारदर्शिता वाला बनाता है और बहुत ही ज्यादा जागरूक करता है लोगों को ना। तो ये महत्वपूर्ण एक कदम है, तथ्य है, जिसके माध्यम से चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अब प्रश्नों की श्रृंखला में 119 प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। डिजिटल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव है। डिजिटल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव है। देखिए डिजिटल मीडिया ने क्या किया है, अपने विद्यार्थियों की सूचना प्रसारण को तेज किया है, ऐसी बात है। और सामाजिक मुद्दों पर बहस को बढ़ावा दिया गया है। तो ये डिजिटल मीडिया जो है जो प्रिय विद्यार्थियों इस पर मुख्य रूप से काम करती है। यानी सूचना प्रसारण बड़े पैमाने पर होता है, वो हर एक टॉपिकों पर, चाहे राजनीति से लेकर घर के घरेलू कार्य तक की बात हो, तो सूचना प्रसारण जो है वो हर जगहों पर जो है डिजिटल माध्यम के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो है वो होता है, उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सामाजिक मुद्दों पर जो है बहस होती है, ठीक है। और बहस में जो होता है वाद होता है, संवाद होता है, लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना वक्तव्य रखते हैं। चलिए 120 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये छठवां सेशन जो था प्रिय विद्यार्थियों 120 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ यहीं पर समाप्त होगा। 120वां प्रश्न क्या है, जनसंचार और सांस्कृतिक विविधता का क्या संबंध है। देखिए जनसंचार और सांस्कृतिक विविधता, देखिए जनसंचार जो है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है। देखिए जनसंचार के माध्यम से ही लोग क्या होते हैं, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जो है वो लोगों को व्यवस्थाएं, लोगों को सुविधाएं, लोगों को जो है वहाँ की मूलभूत बातें, जो वहाँ की विशेषता है, उनके बारे में जो है वो लाभान्वित होते हैं, खुद भी लाभान्वित होते हैं और दूसरों को भी उससे लाभान्वित करते हैं। तो फिर विद्यार्थियों आप भी जो है इस चैनल से लाभान्वित खुद भी होइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। फिर विद्यार्थियों देखिए मुख्य रूप से जो था 120 यानी 101 से लेकर 120 प्रश्नों की श्रृंखला का डिस्कशन किया गया है यहाँ पर आप लोगों के साथ, जो कि ये छठवां भाग था आप लोगों का। भाग 5 आप लोग को ऑलरेडी उपलब्ध कराया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जब यहाँ पर तो सोशल मूवमेंट पर चलेंगे, सामाजिक आंदोलन कौन कौन से थे, कब चलाए गए, क्यों लाया गया, उनकी क्या विशेषता है, इस मुद्दों पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो फिर विद्यार्थियों ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।